गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सौर तापन की युक्तियां। सौर तापन की युक्तियां क्या होती है? सौर तापन की युक्तियां वो युक्तियां होती हैं जो सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक संग्रहण कर सके। ठीक है, क्या कहा? ऐसी युक्तियां जो सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक संग्रहण कर पाती हैं उन्हें हम सौर तापन की युक्तियां कहते हैं। ठीक है, अब ये सौर तापन की युक्तियां जो है वो कौन कौन सी है, प्रचलन में कौन कौन सी है? हमारे सिलेबस में दो युक्तियों के बारे में पढ़ना है हमको। एक है सोलर कुकर और दूसरा है सोलर सेल और पैनल। पढ़ना है सबसे पहले सोलर कुकर। सोलर कुकर को पढ़ने से पहले बच्चों में ये इन युक्तियों का थोड़ा सिद्धांत जो है उस पर प्रकाश डालूं कि सौर तापन की युक्तियों के डिजाइन इस प्रकार से होती हैं कि वो अधिक से अधिक ऊष्मा का अवशोषण कर सके। अब अवशोषण करने के लिए बच्चों आपने पहले वीडियो में पढ़ लिया था कि जो काली सतह होती है ना वो चमकीली सतह की अपेक्षा ज्यादा ऊष्मा का अवशोषण करती है। तो काली सतह को ऊष्मा के अवशोषण के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब हमको ये पता है कि काली जो सतह है बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो ऊष्मा को विकिरित मतलब बाहर परावर्तित कर देती है, विकिरित करने लगती है। यानी कि यहाँ पर अब ऊष्मा का क्या हो रहा है? क्षय होने लगता है। तो इस क्षय या हानि को रोकने के लिए एक और युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, वो है कांच की शीट। बच्चों, कांच की शीट का एक विशिष्ट गुण ये होता है कि ये दृश्य प्रकाश और कम तरंग दैर्ध्य वाली अवरक्त किरणों को ही अपने में से होकर गुजारती है ना। और क्या करती हैं इन्हें, और जो अधिक तरंग दैर्ध्य वाली अवरक्त किरणें जो हैं उसे वो बाहर जाने नहीं देती। पात्र में जो भी पात्र है, युक्तियों का जो भी पात्र इस्तेमाल किया जाएगा वहां पर वो संचित हो जाती है ना। और इसी तरह से उस ऊष्मा के कारण क्या होता है, उस पात्र का ताप जो है वो बढ़ने लगता है। ये था सौर तापन युक्तियों का सिद्धांत, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों सोलर कुकर। इन युक्तियों के अंतर्गत बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे सोलर कुकर। छोटी कक्षाओं में आपने सोलर कुकर के बारे में पढ़ा होगा, सामान्य जानकारी आपको वहां से मिली होगी। मैंने तो बहुत सारे एग्जीबिशंस में बच्चों को इसका मॉडल बनाते हुए भी देखा है। ये जो चित्र है ये है सोलर कुकर का। ये सोलर कुकर एक बॉक्स होता है जो लकड़ी का या रोधी धातु का बना हुआ होता है और अंदर से काले रंग से पोता हुआ होता है। इस बॉक्स के अंदर मतलब खाद्य हेतु पात्र होते हैं। ये पात्र आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या बदल भी सकती है। ये पात्र जो हैं ये भी बाहर से काले रंग से पोते हुए होते हैं। इन्हीं में बच्चों भोजन रख करके पकाया जाता है। अब इसके ऊपर यहाँ पर एक कांच की शीट होती है और ये है आपका समतल कांच या परावर्तक सतह। दिन के समय क्या होता है बच्चों, सूर्य की या सौर ऊर्जा को ये जो परावर्तक शीट है या समतल कांच जो है ये जब सूर्य की किरणें इससे टकराती हैं तो परावर्तित होकर के सीधा बॉक्स में पहुंचती हैं। अब हमने सिद्धांत में ये पढ़ा बच्चों की ये जो कांच की शीट है ना ये अधिक तरंग दैर्ध्य वाली अवरक्त किरणों को अपने अंदर रोक लेती है और दृश्य प्रकाश और लघु तरंग दैर्ध्य वाली अवरक्त किरणों को बाहर निकलने देती है। अब अवरक्त प्रकाश की किरणें जो हैं इसके अंदर संचित हो गई, जिसके कारण क्या होता है, इस बॉक्स के अंदर का तापमान जो है वो मंद गति से गर्म या तापमान जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, और लगभग 2 से 3 घंटों में इस सोलर कुकर का तापमान जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और इसके अंदर रखी हुई वस्तुएं या भोज्य सामग्री, जैसे हमने रखा क्या बोलना चाहिए, चावल है, दाल है, यदि पानी गर्म करने के लिए रखा है, सब्जी पकाने के लिए रखा है, तलने के लिए नहीं बच्चों, पकाने के लिए जो हमने रखा है ये पक जाते हैं। लेकिन इनके अंदर ऐसे ही भोजन हम पकाने के लिए रख सकते हैं जिनको पकने के लिए मंद तापन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ये था आपका सोलर कुकर।
परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, एक आध से 2 साल बीच में छोड़ छोड़ के ये चीज पूछी जाती है। लाभ है ना, सबसे पहला ईंधन की बचत होती है, दूसरा सस्ती विधि है, तीसरा पर्यावरण हितैषी है क्योंकि धुआं बिल्कुल भी नहीं निकलता। इसके अलावा मंद तापन की युक्ति से भोजन तैयार होता है तो भोजन की पौष्टिकता बरकरार रहती है। बच्चों ये था सोलर कुकर का के लाभ। और एक लाभ और है बच्चों की, जो इसमें पात्र जो है एक से अधिक है, तो एक साथ 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो है या भोजन जो है हम बना सकते हैं। लेकिन इस सोलर कुकर की कुछ सीमाएं भी है बच्चों। ये सीमाएं क्या है, देखिए दिन भर जो सौर ऊर्जा जो है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा दिन भर एक जैसी नहीं रहती है, तो हमको क्या करना पड़ता है, आवश्यकता अनुसार पात्र को घुमाना पड़ता है। यहाँ से वहां सोलर कुकर को हमको घुमा करके उसे व्यवस्थित करना पड़ता है। रात्रि के समय इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इसमें रोटी नहीं पकाई जा सकती और इसमें तलने का काम बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो ये था सोलर कुकर। सौर तापन की दूसरी युक्ति है सौर सेल और सोलर पैनल। ऐसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं सोलर सेल कहलाती हैं। ठीक है, सोलर सेल जो होते हैं इनमें एक अर्धचालक धातु का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं हम सिलिकॉन। सिलिकॉन एक्चुअली बच्चों सिलिकॉन जो है वो अत्यधिक मात्रा में हमारी प्रकृति में उपलब्ध है, लेकिन सौर सेल में जिस टाइप का सिलिकॉन इस्तेमाल किया जाता है उसकी उपलब्धता काफी कम है। अतः सिलिकॉन महंगी धातु है जो सौर सेल में यूज की जाती है। वैसे तो सिलिकॉन की जो विद्युत चालकता होती है काफी कम, बट इसमें कुछ अपद्रव्य मिला करके इसकी विद्युत चालकता को बढ़ा दिया जाता है और यही अर्धचालक कहलाते हैं। बच्चों परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अर्धचालक किसे कहते हैं और सोलर या सौर सेल में किस धातु का अर्धचालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक के रूप में यहाँ पे काम करती है और अर्धचालक किसे कहेंगे हम, ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता कम होती है लेकिन अपद्रव्य मिला देने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है, ऐसे पदार्थ को हम अर्धचालक कहते हैं। तो सोलर सेल के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल सिलिकॉन के अलावा जर्मेनियम धातु का भी इस्तेमाल अर्धचालक के रूप में किया जाता है। सौर सेल की क्षमता बहुत ही कम होती है। धूप में रखे जाने पर इसमें 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट की वोल्टता विकसित होती है, अर्थात इससे 0.7 वॉट विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब यदि व्यावसायिक पैमाने पर यदि अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करनी हो इनसे, तो सोलर सेल को आपस में संयोजित कर दिया जाता है। बहुत सारे सोलर सेल को आपस में संयोजित किया जाता है और संयोजन के लिए सिल्वर धातु का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब बहुत सारे सोलर सेल को एक साथ संयोजित किया जाता है तब इस युक्ति को कहते हैं सोलर पैनल और इससे व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। बच्चों आजकल आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े होटलों में, घरों में बड़े बड़े सोलर पैनल लगते हैं, सड़क के किनारे आप लोग देखते होंगे कि खेतों में भी बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए जाते हैं ताकि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। हालांकि इस समय ये युक्ति थोड़ी महंगी है, फिर भी ये हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का एक बहुत अच्छा विकल्प है। ठीक है, तो ये था आपका सोलर सेल और सोलर पैनल। सोलर सेल का उपयोग घड़ियों में, खिलौनों में, कैलकुलेटर्स में किया जाता है बच्चों। इसके अलावा और कहाँ किया जाता है, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं
है ना, उनमें या फिर जो अंतरिक्ष अन्वेषक जो युक्तियां होती है, जैसे मार्स ऑर्बिटर्स हैं, वहां पर सोलर सेल का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। इसके अलावा रेडियो या अथवा जिसे हम बेतार बोलते हैं, है ना, बेतार संचार क्षेत्र तंत्र जो होते हैं। इसके अलावा सुदूर क्षेत्रों में टीवी रिले केंद्रों में सोलर सेल और सोलर पैनल का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ ट्रैफिक सिग्नल और परिकल्कों और बहुत सारे खिलौनों में सोलर सेल लगाया जाता है। सोलर सेल और पैनल, उनका डिजाइन इतना विशिष्ट होता है कि वो बड़े बड़े भवनों में छतों के रूप में छतों पर आराम से स्थापित किए जा सकते हैं, ताकि अगर हम भवनों की छत पर सोलर पैनल लगाते हैं तो अधिक से अधिक मात्रा में ये सौर ऊर्जा का अवशोषण कर सकते हैं। हालांकि ये महंगी विधि है, बट ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का बहुत ही अच्छा विकल्प है। इसके अलावा जो सौर स्तंभ होते हैं वहां पर सोलर पैनल का यूज किया जाता है, और जो सुदूर गांव जो होते हैं वहां पर विद्युत व्यवस्था के लिए सोलर पैनल और सोलर सेल का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। ऊर्जा का दूसरा वैकल्पिक स्रोत जो है वो है समुद्री जल से ऊर्जा, जिसके अंतर्गत सबसे पहला पढ़ेंगे हम ज्वारी ऊर्जा। बच्चों, आपने ज्वार भाटा का नाम सुना है, आपने पढ़ा भी है कि समय अनुसार समुद्र का जल जो है उसका स्तर चढ़ता है और घटता है, जिसे हम ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। और आपको ये भी पता है कि ये पृथ्वी की घूर्णन गति और चंद्रमा की गुरुत्वीय खिंचाव के कारण होता है। तो इस ज्वार भाटा के कारण जल का स्तर बढ़ता है और घटता है, इसे ही हम ज्वारी ऊर्जा कहते हैं। अब इस ज्वारी ऊर्जा की गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। बच्चों, कैसे किया जाता है? सागर में कहीं सुदूर जो संकीर्ण क्षेत्र होता है वहां पर बांध बना लिया जाता है, और बांध के मुहाने पर टरबाइन का इस्तेमाल करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर लिया जाता है। ये था बच्चों समुद्र की ज्वारीय ऊर्जा। अब हम दूसरा देखेंगे, वो है आपका तरंग ऊर्जा। देखिए, समुद्र तट पे के निकट विशाल समुद्री जल तरंगे पहुंचती हैं, ठीक है, आती हैं तट से, वो टकराती हैं और इसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो टरबाइन का यूज करके विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब हम देखेंगे तीसरा प्रकार, महासागरीय तापीय ऊर्जा। बच्चों, समुद्र और सागरों के का जो सतह का या ऊपरी सतह का जो जल होता है ना, वो सौर ऊर्जा के कारण गर्म हो जाता है, उसका ताप ज्यादा होता है। लेकिन काफी अंदर यदि देखा जाए तो अंदर का पानी जो है या अंदर का जल जो है उसका ताप काफी कम होता है। अर्थात सतह का पानी जो है या सतह का जल जो है उसका ताप ज्यादा, अंदर के पानी या गहराई में स्थित जल का ताप कम। अर्थात क्या हुआ? ताप में अंतर हुआ। और इस ताप अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र, क्या कहा मैंने? सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र, ठीक है, शॉर्ट में इसे बोलते हैं OTEC। तो समुद्र के जल के इस ताप के अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र में विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है बच्चों। तो ये हमने पढ़ लिया दूसरा प्रकार किसका? समुद्री जल की ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। ऊर्जा के स्रोतों का तीसरा टाइप है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय
ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, ये कहाँ से हमें प्राप्त होती है। बच्चों आपने पहले भी पढ़ लिया है कि पृथ्वी के गर्भ में ताप और दाब बहुत ज्यादा होता है, वहां का तापमान बहुत ज्यादा होता है। तो भौमिकीय परिवर्तन के कारण जो गर्भ की या भूपर्पटी की गहराइयों की जो चट्टानें हैं, जिसमें से स्पेशली डोलोमाइट की चट्टानें जो हैं वो पिघल जाती हैं। और जब ये पिघलती हैं तो क्या करती हैं, ये पिघली चट्टानें बाहर की तरफ धकेल दी जाती है। जैसे जैसे पिघलती हैं ये नीचे से अधिक दाब के कारण बाहर की तरफ धकेल दी जाती हैं, मतलब ये भूपर्पटी पर पहुंचने लगती, ऊपर की तरफ आती हैं। तो जब ये बाहर की तरफ धकेल दी जाती है तो कुछ क्षेत्रों में ये वहां एकत्र हो जाती है। अब जहां पे ये एकत्र होती है उसे कहते हैं तप्त स्थल। अब कभी कभी इस तप्त स्थल के संपर्क में आ जाते हैं भूमिगत जल। अब ये भूमिगत जल जो है ये इस तप्त स्थल के संपर्क में आकर के गर्म हो जाते हैं। गर्म होने से जो भाप उत्पन्न होती है, इसी भाप का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। कभी प्रदेश का मणिकर्ण आपने सुना होगा कि वहां पर गर्म पानी का चश्मा पाया जाता है। गर्म पानी का चश्मा मतलब क्या, ऐसे तप्त स्थल के संपर्क में जो जल आते हैं, ठीक है बच्चों, वो जल हो जाते हैं गर्म। अब इनसे भाप उत्पन्न होती है। मैंने कहा इस भाप का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए कर लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, इन जल को पृथ्वी के बाहर आने के लिए एक मार्ग मिल जाता है, निकास मार्ग मिल जाता है, और उस निकास मार्ग से जब ये जल बाहर आता है तो वो रहता है गर्म। अब वो कहलाता है गर्म चश्मा। और आपने सुना होगा कि कहीं कहीं पर झील का पानी या कहीं कहीं पर गर्म पानी का चश्मा पाया जाता है। उसकी वजह क्या है, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, चश्मा। अब देखिए तप्त स्थल पर जल संपर्क से भाप उत्पन्न होती है। देखिए तप्त स्थल पर जल संपर्क से भाप उत्पन्न होती है। ये भाप कभी कभी चट्टानों के बीच में फंस जाती है और वहां पर दाब जो है वो बढ़ जाता है। तब ऐसे तप्त स्थलों में पाइप की सहायता से वहां की भाप को बाहर निकाला जाता है और उच्च दाब पर निकली हुई इस भाप की सहायता से विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाया जाता है और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इस विधि में लागत कम लगती है, फिर भी इस विधि का व्यवहारिक उपयोग जो है काफी कम क्षेत्रों में किया जाता है। कहीं कहीं पर जैसे न्यूजीलैंड है और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहां पर कहीं कहीं स्थानों पर इस तरह के संयंत्र काम कर रहे हैं। तो बच्चों ये था भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। देखिए बच्चों नाभिकीय ऊर्जा, नाम पर जाइए थोड़ा सा देखिए, नाभिक की ऊर्जा, ठीक है। इस शब्द से समझ में आ रहा है कि नाभिक में निहित ऊर्जा। अब ये नाभिक क्या होता है बच्चों, हम लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ा था परमाणु संरचना, और जब हमने उस परमाणु संरचना के संदर्भ में पढ़ा था तो हमने देखा था कि प्रत्येक तत्व के परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है और इस नाभिक में दो भारी कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है, ये भारी होते हैं इसलिए नाभिक में स्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के कण जो हैं वो नाभिक के चारों ओर कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। ये चूंकि हल्के होते हैं इसलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। हमने परमाणु जब संरचना पढ़ी थी ना तो हमने ये देखा था, इसके संदर्भ में बात की थी। अब ये है आपका नाभिक, इस नाभिक में क्या होती है, ऊर्जा होती है, और ये जो ऊर्जा है ये असीमित मात्रा में होती है। तो अनुसंधानों से ये पता चला कि नाभिक के केंद्र में, नाभिक में असीमित मात्रा में ऊर्जा का भंडार होता है। इसे हम न्यूक्लियर या नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा,
नाभिकीय ऊर्जा अब इनसे प्राप्त कैसे करेंगे? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। हम पढ़ते हैं बच्चों नाभिकीय अभिक्रिया में सबसे पहला नाभिकीय विखंडन। अब ध्यान से देखिए बच्चों, नाभिकीय विखंडन शब्द से पता चल रहा है नाभिक का विखंडन यानी कि टूटना। नाभिकों के टूटने से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो किस प्रकार के नाभिक के टूटने से? भारी नाभिकों के टूटने से क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, जब नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया या वह अभिक्रिया होती है जिसमें भारी नाभिकों के ऊपर मंदगामी न्यूट्रॉन कणों की बमबारी की जाती है। फलस्वरूप भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटते हैं और असीमित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसी अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये भारी नाभिक किस प्रकार के हो सकते हैं? ये हो सकते हैं यूरेनियम के, ये हो सकते हैं प्लूटोनियम के, ये हो सकते हैं या फिर थोरियम के, है ना। अब इन भारी नाभिकों के ऊपर अगर न्यूट्रॉन कणों की बमबारी की जाती है तो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कहलाती है ये, और ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब एक बार ये अभिक्रिया स्टार्ट हुई तो वो सतत चलती रहती है, और तब तक चलती है बच्चों जब तक कि मूल नाभिक और जो उत्पाद नाभिक बनते हैं, उत्पाद नाभिक, इनके द्रव्यमानों में अंतर रहता है, द्रव्यमान में अंतर रहता है। अर्थात कैसा? यदि इनका उत्पाद नाभिकों का द्रव्यमान कम रहे किसकी अपेक्षा? मूल नाभिक की अपेक्षा। जब तक इनका द्रव्यमान इनसे ज्यादा होगा, देखिए इसका द्रव्यमान कम रहेगा और ये ज्यादा रहेगा, यानी कि मूल नाभिक का द्रव्यमान जब तक ज्यादा रहेगा इनसे, तब तक ये अभिक्रिया चलती रहेगी, और तब तक चलती रहेगी जब तक कि भारी नाभिक पूर्णतः से समाप्त ना हो जाए। तो ये प्रक्रिया कहलाती है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं यूरेनियम। यूरेनियम भारी नाभिक है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 92, द्रव्यमान होता है 235। इसके ऊपर न्यूट्रॉन कणों की यदि बमबारी की जाए तो ये दो हल्के नाभिक क्रिप्टॉन, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है और 3 न्यूट्रॉन के कण उत्पन्न होते हैं, साथ में ऊर्जा उत्पन्न होती है, अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका द्रव्यमान था 56, 139, और क्रिप्टॉन का होता है बच्चों 36 और 90। ठीक है, एक यूरेनियम के कण पर, यानी यूरेनियम के नाभिक जब टूटता है या यूरेनियम के नाभिक के ऊपर जब न्यूट्रॉन कण की बमबारी की जाती है तो दो हल्के नाभिक बनते हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन, साथ में 3 न्यूट्रॉन के कण उत्पन्न होते हैं और अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अनुकूल परिस्थितियों में ये न्यूट्रॉन के कण जो हैं वो अन्य यूरेनियम के नाभिक को तोड़ते हैं या उसको विखंडित करते हैं और ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा गामा किरणों के रूप में होती है और ये तब तक चलती है जब तक कि इनके द्रव्यमान और इनके द्रव्यमान में अंतर हो। यदि इनका द्रव्यमान ज्यादा होगा इनकी अपेक्षा तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, और जैसे ही इसका मान कम हो जाता है ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।
इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये एक चेन रिएक्शन है, एक चेन रिएक्शन है यानी कि श्रृंखला अभिक्रिया है। श्रृंखला अभिक्रिया कैसे श्रृंखला अभिक्रिया है? मैंने कहा कि इस अभिक्रिया के दौरान 3 न्यूट्रॉन के कण उत्पन्न होते हैं और वो 3 न्यूट्रॉन के कण अनुकूल परिस्थितियों में यूरेनियम के और 3 नाभिकों को विखंडित करते हैं। ठीक है, और इस तरह से अगले स्टेप में क्या होगा, 3 यूरेनियम के कण टूटेंगे तो 3 3 6 3 4 9 न्यूट्रॉन के कण उत्पन्न होंगे और वो फिर 9 यूरेनियम के नाभिकों को तोड़ेंगे। तो ये एक चेन रिएक्शन यानी कि श्रृंखला अभिक्रिया है। और ये श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है अनियंत्रित और दूसरा होता है नियंत्रित। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरा है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया जो होती है एक चेन में होती है या एक श्रृंखला में होती है, और ये श्रृंखला 2 तरह की होती है, एक होता है नियंत्रित और दूसरा होता है अनियंत्रित। और ये जो है ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, क्योंकि हर एक यूरेनियम परमाणु के या यूरेनियम के नाभिकों के टूटने से 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। न्यूट्रॉन के कण जो होते हैं वो पुनः 3 यूरेनियम के नाभिक को तोड़ने का काम करते हैं। तो ये प्रक्रिया एक चेन के रूप में चलती रहती है और इसमें अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और अंत में एक साथ अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो विस्फोट का रूप भी ले लेती है। यहाँ पर ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो है निर्बाध गति से चलती रहती है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करती है। और ये जो है परमाणु बम आदि में इस प्रकार की कहना चाहिए नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया का यानी कि श्रृंखला अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को इस चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा था कि यूरेनियम के नाभिक के ऊपर जब न्यूट्रॉन कण की बमबारी की जाती है तो 2 हल्के नाभिक बनते हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन। साथ में 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन जो है वो पुनः 3 नाभिकों को विखंडित करते हैं। इनसे क्या होता है, फिर बेरियम और क्रिप्टॉन उत्पन्न होते हैं। देखिए इनसे एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन उत्पन्न हुआ, ये हल्के नाभिक हैं, बट साथ में 3 न्यूट्रॉन के कण उत्पन्न हुए और ये 3 न्यूट्रॉन के कण पुनः यूरेनियम के दूसरे नाभिक को तोड़ने का काम करते हैं या उसे विखंडित करने का काम करते हैं और इस दौरान असीमित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि विस्फोट का रूप ले लेती है। देखिए ये कण भी क्या है, बेरियम उत्पन्न हुआ, क्रिप्टॉन भी उत्पन्न हुआ, 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए। ये 3 न्यूट्रॉन पुनः यूरेनियम के अन्य नाभिकों को तोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे भी यही स्थिति है, ये भी क्या हो रहा है, देखिए ये न्यूट्रॉन और इस न्यूट्रॉन ने इस यूरेनियम नाभिक को तोड़ा, ये ऐसे विखंडित किया, फलस्वरूप बेरियम और क्रिप्टॉन उत्पन्न हुए, 3 न्यूट्रॉन के कण उत्पन्न हुए और अनुकूल परिस्थितियों में ये इन्होंने भी न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित किया और इस तरह से ये अभिक्रिया जो है सतत चलती है और अचानक से बहुत बड़ा विस्फोट का रूप ले लेती है और परमाणु बम जो है इसी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर ही आधारित होते हैं। तो बच्चों ये था अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब हम देखते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि हर विखंडन पर के पश्चात 3-3 न्यूट्रॉन के कण उत्पन्न हो रहे हैं। अब कुछ ऐसे कृत्रिम उपाय किया जाता है जिससे केवल एक ही न्यूट्रॉन जो है वो सक्रिय रहे और एक यूरेनियम के नाभिक को विखंडित करे और ये दोनों नाभिक जो हैं वो अन्य नाभिकों का विखंडन ना करें। तो कुछ ऐसे कृत्रिम उपाय या परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिससे केवल एक ही न्यूट्रॉन जो है वो एक नाभिकों को तोड़ने का काम करता है या एक नाभिक यूरेनियम के नाभिक को विखंडित करने का कार्य करता है।
और इस दौरान नाभिकीय ऊर्जा जो है नियंत्रित दर पर उत्पन्न होती है, और इस तरह से नियंत्रण करके जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है उसे हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और इस नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग जो है वो नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र में किया जाता है। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र, परमाणु रिएक्टर, यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर अतिरिक्त न्यूट्रॉन के कणों को अवशोषित करने के लिए कुछ अवशोषक छड़ें लगा दी जाती हैं जो कि अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती है, और केवल एक न्यूट्रॉन का कण ही सक्रिय होता है और वो हर स्टेप में केवल एक यूरेनियम के नाभिक को विखंडित करता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब हम देखेंगे नाभिकीय अभिक्रिया का दूसरा प्रकार, वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन मतलब नाभिक का संलयन होना या आपस में जुड़ना। कैसे नाभिकों का? हल्के नाभिकों का। हल्के नाभिक आज जब आपस में जुड़ते हैं तो भारी नाभिक बनता है। ठीक है, भारी नाभिक बनता है और अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने जब सौर ऊर्जा पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि सूर्य और तारे की ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है, और वहां पर हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का समस्थानिक यानी कि ड्यूटेरियम के हल्के पार्टिकल्स जो हैं या हल्के कण जो हैं या हल्के नाभिक आपस में निरंतर संलयित होते रह रहे हैं और हीलियम का भारी नाभिक बना रहे हैं, और इस दौरान क्या हो रही है? असीमित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा वाला? ये, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, अत्यधिक ताप और दाब पर ये हीलियम का भारी नाभिक बनाते हैं और अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा जो है इसका मान होता है, ठीक है। इस अभिक्रिया के लिए उच्च दाब चाहिए और उच्च ताप चाहिए। ठीक है, ये उच्च दाब और ताप क्या होता है? मिलियन कोटि केल्विन ताप, ठीक है, और मिलियन कोटि पास्कल दाब। उच्च ताप और दाब पर ये अभिक्रिया होती है और तब तक होती रहती है जब तक कि इन दोनों ये जो मूल नाभिक हैं इनके द्रव्यमान और उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमान में अंतर हो, और यही अंतर जो है उसके कारण क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ लिया नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया। अब हम देखते हैं इस नाभिकीय ऊर्जा का क्या लाभ है और क्या दोष है। बच्चों लाभ क्या है? देखिए, लाभ ये होता है कि यूरेनियम की छोटी सी मात्रा, बहुत कम मात्रा में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है या अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, और इस अभिक्रिया के लिए किसी भी प्रकार के ईंधन यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर हम इस पर हानि की बात करें तो इस अभिक्रिया के दौरान अत्यधिक मात्रा में हानिकारक रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, और परमाणु रिएक्टर्स में जो अवशेष बचते हैं, ये अवशेष भी जो होते हैं उनसे नाभिकीय विकिरण की संभावना बनी रहती है, और नाभिकीय रिएक्टर से यदि रिसाव होता है इन विकिरणों का
तो ये भी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। साथ में नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ईंधन बचते हैं उनके रख रखाव और उनके निपटारे एवं भंडारण में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये था बच्चों नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा के अंतर्गत दो प्रकार की अभिक्रियाएं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ऊर्जा के स्रोत, गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जिस पे हमने डिटेल में चर्चा कर ली थी। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिस पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है आपका क्रीड़ा। क्रीड़ा क्या होता है और कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। क्रीड़ा जो है ये छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग का एक कहना चाहिए एक ब्रांच है, एक शाखा है, एक उपक्रम है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा प्राधिकरण कहा जाता है। प्राधिकरण, ये क्रीड़ा का फुल फॉर्म है, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा प्राधिकरण। और ये जो विभाग है या ये जो उपक्रम है, इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। इसके उद्देश्य, इसका प्रमुख उद्देश्य है ऊर्जा का संरक्षण करना। ऊर्जा का संरक्षण करना और ऊर्जा की बचत के लिए ऊर्जा के स्रोतों का उचित उपयोग करना और जिससे ऊर्जा की बचत हो। दूसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उनका उचित ढंग से या उनकी खपत को कम किया जाए। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की खपत को कम किया जाए, खपत को कम करें। और गैर परंपरागत यानी कि वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है इनका कि गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं उनका दोहन अधिक से अधिक किया जाए, क्योंकि ये पर्यावरण हितैषी होते हैं और अधिक से अधिक सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जल ऊर्जा और वायु ऊर्जा के उपयोग को प्रेरित किया जाए। तो इस तरह से क्रीड़ा के ये तीन प्रमुख उद्देश्य हैं, ठीक है। और क्रीड़ा के ही अंतर्गत छत्तीसगढ़ के रायपुर में ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है, ऊर्जा पार्क। और इस ऊर्जा पार्क में परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के चलित मॉडल रखे गए हैं। अब ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के कौन कौन से मॉडल रखे गए हैं, ये है बायोगैस है और इसके अलावा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों से चलने वाले जो मॉडल जो युक्तियां हैं, जैसे आपका सौर सेल है, पैनल है, सोलर कहना चाहिए आपका कार है, सोलर हट है, सोलर बोट है, वायु शक्ति पर आधारित मॉडल्स हैं, जल शक्ति पर आधारित मॉडल्स हैं। ये सभी के सभी रायपुर के ऊर्जा पार्क में स्थापित किए गए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का कम से कम खपत हो और वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का अधिक से अधिक दोहन किया जा सके, ताकि हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित रहे। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा ऊर्जा का स्वरूप एवं स्रोत यहीं पर समाप्त होता है।